तो लास्ट क्लास में आपने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बेसिक डिटेल्स गो थ्रू की थी कि आरटीआई एक्ट कब एप्लीकेबल हुआ, आरटीआई एक्ट किन अथॉरिटीज पर अप्लाई होता है और आरटीआई एक्ट के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा था कि आरटीआई एक्ट ने एक राइट प्रोवाइड किया है, एक अधिकार दिया है कि कोई भी सिटीजन, कोई भी भारत का नागरिक किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, जो भी इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिस हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं, पब्लिक अथॉरिटी हैं, उनसे, उनकी फंक्शन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन उनसे क्लेम कर सकता है, मांग सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। और ये पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी बनेगी कि सिटीजन को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी जिस भी सिटीजन ने रिक्वेस्ट की है, एप्लीकेशन लगाई है, उसको प्रोवाइड करे। आज जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत प्यारा पॉइंट है। इसमें आपको बताया कि कितना टाइम लगेगा। हाँ सर, कितने टाइम में और पब्लिक अथॉरिटी उस सिटीजन को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो एक एक करके पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड। जो भी सिटीजन को इंफॉर्मेशन लेनी है वो राइटिंग में एप्लीकेशन सबमिट करेगा, या आजकल तो ऑनलाइन भी सबमिट कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन। जो भी प्रेस्क्राइब फीस है 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, जो भी फीस है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करती है। तो ये एप्लीकेशन आप ऑनलाइन फाइल करेंगे किसको? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था ना, हर पब्लिक अथॉरिटी में एक एम्प्लॉई होगा जिसका काम आरटीआई के एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना है। और वो पीआईओ कितने दिन में इंफॉर्मेशन देगा? तो इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज। हाँ सर, 30 दिन के अंदर। जिस दिन सिटीजन एप्लीकेशन लगाएगा उसके 30 दिन में उसको वो जानकारी मिल जाएगी जो वो लेना चाहता है। और यदि आप किसी भी पर्सन की पर्सनल लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड जानकारी चाहते हो, हाँ सर, यदि आपको इंफॉर्मेशन किसी पर्सन की लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड चाहिए, किसी पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है, कब किया, किन ग्राउंड्स पे किया, तो कोई भी पर्सन की लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड यदि इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो फिर विद इन 48 आवर्स यानी 2 दिन के अंदर अंदर वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी फिर। और एक चीज ध्यान से सुनो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, देखो पीआईओ जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी है और पीआईओ का असिस्टेंट जो होता है वो तहसील लेवल पर होता है, असिस्टेंट पीआईओ। यदि सिटीजन ने, यानी जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यदि उस सिटीजन ने असिस्टेंट पीआईओ को एप्लीकेशन लगाई है, यदि उसने जो एप्लीकेशन फाइल की है वो किसको की है? असिस्टेंट पीआईओ को। तो असिस्टेंट पीआईओ तो आपको जानकारी दे नहीं सकता, आपकी एप्लीकेशन को असिस्टेंट पीआईओ आगे फॉरवर्ड करेगा पीआईओ को और पीआईओ फिर आपको इंफॉर्मेशन देगा। तो यहां पर 30 दिन नहीं, फिर यहां पर 35 दिन का समय लगेगा। ध्यान से सुनो, डायरेक्ट यदि आपने पीआईओ को एप्लीकेशन लगाई तो 30 दिन में, और यदि आपने एप्लीकेशन असिस्टेंट पीआईओ को दी है तो फिर वहां पर आपको एप्लीकेशन मिलने में 30 नहीं, फिर 5 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, फिर 35 दिन में वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। और आपको कितनी फीस पेमेंट करनी है पहले ये भी तो कैलकुलेट होगी। तो पहले आपने अप्लाई किया कि मुझे ये XYZ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो पीआईओ ने बताया कि इन इंफॉर्मेशन की फीस 50 रुपए है, फिर आपने 50 रुपए पे किए। तो ये जो फीस कितनी लगेगी पीआईओ ने जवाब दिया, तो फीस कैलकुलेशन करने में जो समय लगा वो इस 30 दिन में या 35 दिन में शामिल नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा लगेगा। तो टाइम टेकन फॉर कैलकुलेशन एंड इंटीमेशन ऑफ फीस वो एक्सक्लूड हो जाएगा, उसको अपन इस 30 डेज या 35 डेज के टाइम फ्रेम में शामिल नहीं करेंगे। यदि सर पीआईओ 30 दिन में जवाब नहीं देता, हाँ सर, यदि 30 दिन में पीआईओ आपको कोई आपकी इंफॉर्मेशन नहीं देता जो आपको चाहिए, तो ये मान लेंगे कि वो पीआईओ ने रिफ्यूज कर दिया सर। यदि 30 दिन हो गए और पीआईओ की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो आप समझ जाना
कि ये पीआईओ ने रिफ्यूज कर दिया। और फिर लास्ट पॉइंट है सर कि यदि आपको किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी आप जो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो पब्लिक अथॉरिटी से, उसमें कोई अदर पर्सन की भी इंफॉर्मेशन शामिल है, वो दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरी कोई इंस्टीट्यूशन की या दूसरे किसी पर्सन की भी उसमें इंफॉर्मेशन शामिल, उसका भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो लिखा है सर यदि किसी थर्ड डिपार्टमेंट या थर्ड पर्सन या कोई भी अदर पर्सन की भी उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी आपको, लेकिन थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। तो 30 दिन का तो समय लगता ही लगता, और साथ में 10 दिन उस थर्ड पार्टी से भी जिसका भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो उसको भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी रिप्रेजेंटेशन की। तो टोटल 40 दिन में आपको वो आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी सर। तो ध्यान से सुने कि आरटीआई लगाने के कितने टाइम में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सामान्य रूल यही है, जिस दिन आरटीआई की एप्लीकेशन आप पब्लिक अथॉरिटी के पास उसके पीआईओ के पास फाइल करेंगे, फिर चाहे वो राइटिंग में करें ऑनलाइन करें, उसके सामान्यतः 30 डेज में आपको वो इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और यदि वो 30 डेज में इंफॉर्मेशन नहीं दे पीआईओ तो फिर आप समझ जाना कि वो इंफॉर्मेशन देने से पीआईओ ने रिफ्यूज कर दिया, और फिर उस कंडीशन में आप उसके अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, वैसे तो ऊपर वाले टॉपिक से ये रिलेट करता है। सिटीजन जिसको भी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो अपनी एप्लीकेशन फाइल करेगा। बताओ किसको फाइल करेगा अपनी एप्लीकेशन? तो आप कहेंगे सर पीआईओ के पास। ठीक है, जैसे ही वो पीआईओ के पास एप्लीकेशन फाइल करेगा, पीआईओ की क्या ड्यूटी बनती है? तो पीआईओ की ड्यूटी बनती है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड सिटीजन ने उससे मांगी है वो इंफॉर्मेशन वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करे। और कितना समय होता है? 30 दिन। तो 30 डेज के अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पीआईओ की ड्यूटी है। और कभी ऐसा हो कि जो एप्लीकेशन उस सिटीजन ने लगाई है, उस एप्लीकेशन में वो जो जानकारी चाहता है वो किसी अदर डिपार्टमेंट से भी रिलेट करती है, यानी वो पूरी इंफॉर्मेशन आपके डिपार्टमेंट की नहीं है बल्कि उसमें दूसरे डिपार्टमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर आप विद इन 5 डेज उस एप्लीकेशन को उस कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को भी ट्रांसफर कर दो ताकि उस सिटीजन को टाइम पर इंफॉर्मेशन मिल जाए। आइए पढ़ते हैं पहला पैराग्राफ कि पीआईओ सेल डील विद द रिक्वेस्ट, कि जितनी भी रिक्वेस्ट पीआईओ के पास आई उनको डील करेगा। जो भी पर्सन जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए उन्होंने पीआईओ से रिक्वेस्ट की, उनको पीआईओ डील करेगा। एंड वेयर द रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई सिटीजन अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, ठीक है, वो राइटिंग में एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, तो वो डायरेक्ट पीआईओ के ऑफिस में आ सकता है और वहां पर ओरली जो उसको जानकारी चाहिए वो बोल करके बता सकता है। तो ये पीआईओ की ड्यूटी बनती है टू रेंडर रीजनेबल असिस्टेंस टू द पर्सन, कि उस पर्सन की पूरी सहायता करे, टू रिड्यूस द सेम इन राइटिंग, वो जो बोल रहा है उसको लिखे, या तो पीआईओ खुद या अपने किसी स्टाफ को बोल दे कि सर ये जो भी बोल रहा है इसकी बातें लिख लो और इसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड करो। आगे लिखा है कि इफ द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की है वो किसी अदर डिपार्टमेंट के फंक्शन से डील करती हैं तो पीआईओ 5 दिन के अंदर अंदर उस रिक्वेस्ट को उस अदर पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देगा और साथ साथ में एप्लीकेंट को भी इन्फॉर्म कर देगा कि आपने मेरे पास जो रिक्वेस्ट की है वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, लेकिन मैंने आपकी इंफॉर्मेशन उस अदर डिपार्टमेंट को देने के लिए बोल दिया है। यानी एप्लीकेंट को चक्कर मत कटाना, ऐसा मत बोलना कि मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है जाओ दूसरे डिपार्टमेंट में। एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन फाइल कर दी, हो सकता उसने वाई डिपार्टमेंट में फाइल करनी थी उसने एक्स डिपार्टमेंट में कर दी हो, तो वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो जाएगा और ये उस पहले डिपार्टमेंट की ड्यूटी बनती है। अब जैसे ही पीआईओ को एप्लीकेशन मिली तो वो एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी संभव हो सके जल्दी से जल्दी, विद इन 30 डेज, रिक्वेस्ट मिलते ही 30 दिन के अंदर अंदर या तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, यदि पूरी फीस पेमेंट कर दी एप्लीकेंट ने तो या तो प्रोवाइड कर दे या फिर रिजेक्ट करे
और रिजेक्ट करे तो कोई भी प्रॉपर रीजंस होने चाहिए। अपन नीचे सेक्शन 8 और 9 पढ़ेंगे। हाँ, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप सिटीजन को प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो या तो प्रॉपर रीजन हो, और रीजन नहीं है तो सिर्फ पीआईओ की ड्यूटी बनती है कि वो जल्दी से जल्दी और जो भी इंफॉर्मेशन सिटीजन चाहता है वो इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करे। और यदि रिजेक्ट करते हो तो रीजन बताओ, आपने रिजेक्ट क्यों किया। हाँ सर, एप्लीकेंट को कारण बताना होगा, और ये भी बताओ कि मैंने तो रिजेक्ट कर दिया है, पीआईओ बोलेगा, लेकिन आप चाहो तो अपील कर सकते हो, तो कितने दिन में वो एप्लीकेंट अपील कर सकता है ये भी बताओ। और अपील वो कहां पर करेगा, उस अपीलेट अथॉरिटी यानी पीआईओ का जो सीनियर ऑफिसर होता है उसी को अपील होगी। तो वो आपका सीनियर ऑफिसर कौन है, उसके ऑफिस का एड्रेस भी बताओ आप। यानी यदि पीआईओ रिजेक्ट करेगा आरटीआई की एप्लीकेशन तो रिजेक्शन के कारण भी बताएगा, और यह भी बताएगा कि मैंने रिजेक्ट कर दिया, बट आप चाहें तो मेरी इस रिजेक्शन के खिलाफ अपील कर सकते हैं, और अपील इतने दिन में आपको करनी होगी और इस अथॉरिटी के पास करनी होगी। तो ये पीआईओ की ड्यूटी बनती है कि पीआईओ जो भी इंफॉर्मेशन सिटीजन उससे लेना चाहता है वो सारी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करे। अब आपको कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताता हूं। जब से आरटीआई एक्ट आया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे बर्डन हो गया इसका। कई ऐसी सिटीजन हैं सर जिनको कोई मतलब ही नहीं है, और फिर भी आरटीआई लगा लगा करके और सारी इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। हाँ सर, ऐसी इंफॉर्मेशन जो डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल हैं, या कई ऐसी इंफॉर्मेशन भी होती हैं जो डिपार्टमेंट की रूटीन एक्टिविटीज हैं और जिनको लिखना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो पीआईओ है उनको तो जवाब देना पड़ेगा। तो जो हर पब्लिक अथॉरिटी में एक पीआईओ होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सर, उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास इतनी आरटीआई आ जाती हैं कि वो सबका जवाब दे ही नहीं पाता, और पूरा गवर्नमेंट ऑफिस का स्टाफ लग जाता है कई बार, तो तब जाकर के वो एक इंफॉर्मेशन तैयार होती है। किसी ने बोल दिया कि सर मेरा ये जो टाउन है, मेरा गांव है, जब से बना है तब से अब तक कितनी बार हमारी रोड रिपेयर हो चुकी है, कब कब किस किसने की, क्या क्या उस टाइम कॉस्ट लगी, उस टाइम सरपंच कौन था, पार्षद कौन था, ये कौन था, वो कौन था। सर, आपने एक एप्लीकेशन में पिछली 30, 35, 40 साल की इंफॉर्मेशन पूछ ली, बट पीआईओ को तो देनी पड़ेगी। सर, कई बार इंफॉर्मेशन इतनी हो जाती है ये कि पीआईओ पूरे महीने काम करे, दिन रात काम करे, और साथ में 4-5 स्टाफ और भी ले ले, तो भी पूरी जानकारी नहीं जुटा पाता। और 30 दिन में इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो आप अपील कर दोगे, तो पीआईओ को यह भी डर कि यार उसके खिलाफ अपील हो जाएगी। तो दिन प्रतिदिन पब्लिक अथॉरिटीज में आरटीआई एप्लीकेशंस बढ़ती जा रही हैं, और लोग गवर्नमेंट ऑफिसर से और पुरानी पुरानी इंफॉर्मेशंस मांग रहे हैं, और देना पड़ेगा सर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, क्योंकि आरटीआई एक्ट यही कहता है। जब इतना सारा होने लग गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे, आप जानते हैं सर बर्डन बढ़ने लग गया, तो फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। सीबीएसई का केस था ये, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आरटीआई एक्ट है सिटीजन के पास, और सिटीजन का अधिकार बनता है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर से आरटीआई एक्ट के अंतर्गत इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और पब्लिक अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन देनी भी होंगी। लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट और इम्प्रैक्टिसेबल डिमांड करना, ऐसी इंफॉर्मेशन डिमांड करना, ऐसी सन्ड्री इंफॉर्मेशन, देखो सन्ड्री इंफॉर्मेशन वो होती है जो बहुत बेसिक और छोटी छोटी बातें हैं, यानी जिनका ट्रांसपेरेंसी और उस पब्लिक अथॉरिटी की और फंक्शनलिटी से कोई ज्यादा लिंक नहीं है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो करप्शन कम करने में कोई सहयोग नहीं कर सकती, ऐसी छोटी छोटी और बेसिक जानकारी जिनका नॉर्मली सर करप्शन कम करना है, उस पब्लिक अथॉरिटी की फंक्शन से मेन इंफॉर्मेशन नहीं है, वो उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारियां हैं जिनका पता होना सिटीजन के लिए ना तो कोई नुकसान है तो ना कोई फायदा है।
ऐसी सन्ड्री इंफॉर्मेशन, ऐसी माइनर इंफॉर्मेशन है तो उस पब्लिक अथॉरिटी की, लेकिन वो उसके मेन फंक्शन से रिलेट नहीं करती। तो ऐसी सिचुएशन में अब उनको उन इंफॉर्मेशन को लेना कोई प्रोडक्टिव नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को इफेक्ट करेगा, इस पर एक तरह से बर्डन बढ़ता चला जाएगा, और जो पब्लिक अथॉरिटी उसका काम फिर ऐसे नॉन प्रोडक्टिव वर्क में इंफॉर्मेशन क्रिएट करना और लोगों को जवाब देना ही हो जाएगा। यानी फिर वो जो पब्लिक अथॉरिटी है उसका पूरा दिन, उसका पूरा समय सिर्फ इन आरटीआई की एप्लीकेशंस का जवाब देने में ही चला जाएगा, और एक्ट का सही यूज होने के बजाय एक्ट का अब्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक्ट का मिसयूज नहीं होने दे सकते। क्योंकि यदि ऐसा कोई भी आप यदि नेशनल डेवलपमेंट या इंटीग्रेशन को रोकना चाहते हो, क्योंकि यदि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने फंक्शन पे ध्यान देने की बजाय सिर्फ ऐसे अननेसेसरी और छोटी छोटी इंफॉर्मेशन की जानकारी देने में पूरा स्टाफ लगा रहा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी नहीं हो पाएगी, और सर कहीं ना कहीं पूरा फोकस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का अपने काम पर नहीं हो पाएगा। और लास्ट पैराग्राफ में तो लिखा है कि द नेशन डज नॉट वांट टू a scenario where 75% of staff spend 75% of their time in collecting and furnishing information to the applicants instead of discharging their regular duties। कि आज देश की हालात ये हो गई हैं कि पब्लिक अथॉरिटीज में 75% स्टाफ 75% टाइम अपना सिर्फ आरटीआई की एप्लीकेशंस का जवाब देने में ही खर्च कर रहा है। यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मेन फंक्शन तो पूरे हो ही नहीं रहे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर कितना वर्क बर्डन बढ़ता जा रहा है, जो उनका मेन फंक्शन है उसकी बजाय, क्योंकि अकेला पीआईओ तो जवाब दे नहीं पाएगा, तो पीआईओ अपने पूरे डिपार्टमेंट को ही लगाएगा कि भाई इतनी सारी आरटीआई एप्लीकेशंस आ गई तो जल्दी से जल्दी मेरी सहायता करें, तो पूरा स्टाफ उसी में लग जाता है, फिर तो मेन फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो पाते। तो इसलिए आरटीआई एक्ट में कहीं ना कहीं पब्लिक अथॉरिटीज पे बर्डन कम करने की जरूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके लिए जो सन्ड्री इंफॉर्मेशन, जो छोटी छोटी जानकारी हर कोई सिटीजन मांग लेता है, तो प्लीज उसको अवॉइड किया जाए। ओनली मेन इंफॉर्मेशन के लिए ही वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए जानकारी, और इन छोटी छोटी जानकारियों से बचने के लिए कोई नए रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए। और इसी लाइन को प्रोटेक्ट करता है सर सेक्शन 9। देखो सेक्शन 9 में अब यहाँ पर सॉरी सेक्शन 8 और 9 दोनों आएंगे इसमें, तो ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो एग्जेम्प्ट हैं सर। हाँ सर, ये फॉलोइंग ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनको कोई भी सिटीजन डिमांड नहीं कर सकता, और करेगा तो भी पब्लिक अथॉरिटी मना कर देगी, ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होगी। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, तो अच्छी तरह से लर्न करना। तो फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये फॉलोइंग ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनको आप आरटीआई एक्ट के अंतर्गत डिमांड नहीं कर सकते। कौन सी इंफॉर्मेशन? पहला पॉइंट, यदि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिसको डिस्क्लोज करना प्रीजुडिशियली यानी हार्म कर सकता है, नुकसान कर सकता है, हार्मफुल, अफेक्ट्स द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, यानी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिसको डिस्क्लोज करने से देश की एकता और अखंडता पर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिसका डिस्क्लोज करने से देश की सुरक्षा पर या देश की साइंटिफिक जो स्ट्रेटेजीज हैं, इकोनॉमिक जो स्ट्रेटेजीज हैं, इंटरेस्ट हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है। इसी तरह से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिसको डिस्क्लोज करने से किसी भी कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने फोरबिडन यानी मना किया हुआ है, प्रोहिबिटेड किया हुआ है, कोई भी ऐसा कोर्ट का डिसीजन हो, कई बार कोर्ट बोल देता है कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंशियल रहे। कई ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट्स होती हैं, कई ऐसे सीक्रेट जजमेंट होते हैं कोर्ट के जिसको आप नहीं डिस्क्लोज कर सकते। तो यदि किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने खुद ने मना कर दिया कि ये पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, तो फिर नहीं होगी। नेक्स्ट, यदि कोई भी ऐसी डिस्क्लोज जिसको करने से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो रहा हो पार्लियामेंट का,
देखो देश के पार्लियामेंट के पास और जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है यानी स्टेट में जो विधानसभा है, इनको कुछ प्रिविलेजेस गिवन है। प्रिविलेजेस यानी सर कुछ बेनिफिट्स गिवन है, इनमें कुछ सीक्रेसी होती है, कुछ गोपनीयता होती है। पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर की हर बात, क्या कानून बनने वाला है, क्या नया लॉ आ रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट में क्या बातें चल रही हैं, सर हर बात पब्लिक को नहीं बता सकते। तो जो प्रिविलेज है पार्लियामेंट का उसका ब्रीच नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज मत करना। और भी सर ऐसा कोई कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस या ट्रेड सीक्रेट या कोई का इन्वेंशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी इन्वेंशन किसी थर्ड पर्सन ने की है जो उसने गवर्नमेंट को फाइल की है, अपना कोई ट्रेड सीक्रेट्स है, कोई ऐसा उसने रिसर्च किया है, तो वो भी सर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जो किसी थर्ड पर्सन को और नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है, उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को हार्म कर सकती है। कोई पर्सन अपनी मेहनत करके रिसर्च कर रहा है, गवर्नमेंट को पता रहता है कि कौन क्या रिसर्च कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकती। इसी तरह से यदि किसी फॉरेन गवर्नमेंट से, मान लो सर जापान गवर्नमेंट से, अमेरिकन गवर्नमेंट से अपनी खुफिया एजेंसीज को भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि ये टेररिस्ट यहाँ पर है, अभी ये यहाँ पर छुपा हुआ है, तो आप सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं या कुछ और एक्शन ले सकते। अब ये इन्फॉर्मेशन कोई मांग नहीं सकता कि आप बताइए अमेरिकन एजेंसी से इंडिया को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली, सर ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं होती हैं। और भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको डिस्क्लोज करने से किसी भी पर्सन की लाइफ या उसकी सेफ्टी को खतरा हो सकता है। भैया आपका ये जासूस कौन है, भारत के कितने जासूस भारत से बाहर काम कर रहे हैं, रो एजेंट कौन, सर ये बातें डिस्क्लोज नहीं होती, ठीक है, कुछ बातें बताई नहीं जाती। इसी तरह से सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनमें जो डिस्कशंस होते हैं, जो मीटिंग होती हैं, कई बार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की बाकी मंत्रियों के साथ मीटिंग हुई, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा को लेकर के मीटिंग हुई, आधे घंटे मीटिंग चली, सर उस मीटिंग में क्या पॉइंट डिस्कस हुआ, सॉरी सर ये कोई डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ना पूछ सकते हो और ना कोई बताएगा। हाँ, लेकिन यदि कैबिनेट पेपर में डिस्कशन के बाद कोई डिसीजंस लिया जाए और उस डिसीजन में यदि कोई पब्लिक नेचर का काम हुआ हो तो गवर्नमेंट चाहे तो डिस्क्लोज कर दे, फिर उसके बाद वो पूछा जा सकता है, अदरवाइज नहीं सर। तो ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिनको डिस्क्लोज करने से एग्जेम्प्ट किया हुआ है, यानी इन इंफॉर्मेशन को कोई मांग नहीं सकता। ये जितने भी इंफॉर्मेशन है इनको कोई क्लेम नहीं कर सकता है सर। अब आप बोलोगे सर ऐसा हो तो कि किसी पर्सन ने एप्लीकेशन लगाई, वो एप्लीकेशन में मान लो 5 इंफॉर्मेशन चाहता है, जिसमें से 3 इंफॉर्मेशन तो नॉन डिस्क्लोजर में आती हैं, यानी ऊपर वाले पॉइंट्स में आती हैं, तो पीआईओ डिस्क्लोज करेगा नहीं, और 2 इंफॉर्मेशन सिविल इंफॉर्मेशन है, सामान्य इंफॉर्मेशन है। तो ऐसा हो सकता है कि एक एप्लीकेशन में आधा पार्ट रिजेक्ट कर दें, आधा पार्ट एक्सेप्ट कर लें, यानी पार्शियल डिस्क्लोजर और पार्शियल नॉन डिस्क्लोजर। तो बिल्कुल सर, देखिए आप सेक्शन 10 कहता है कि यदि इंफॉर्मेशन सेपरेट होने लायक है, इंफॉर्मेशन कैन बी सेवर्ड, अलग अलग इंफॉर्मेशन एक दूसरे इंफॉर्मेशन का आपस में कोई लिंक नहीं है, तो जो इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर अलाउ है उसको आप अलाउ कर दीजिए, और जो इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर अपने ऊपर पढ़ करके आए हैं एग्जेम्प्ट है, तो उसको फिर आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो आपको एग्जेम्प्ट ही रखनी होगी, उसको बताने के लिए पीआईओ मना कर सकता है। अब ये कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं सर जिनको आरटीआई से एक्सक्लूड किया हुआ है। हाँ सर, इनसे आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, इनके नाम लर्न करने पड़ेंगे। सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी, जैसे कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ये मनी लॉन्ड्रिंग ब्लैक मनी के केस देखता है, डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, इसको ईडी भी बोलते हैं कई बार, ईडी, ये सीबीआई के साथ मिलकर के काम करता है। जैसे कई बार नहीं होता कि सेलिब्रिटी देश छोड़ करके जा रही थी तो इसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया, 200 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का केस है,
तो ये ईडी करता है सर, इनसे आप जानकारी नहीं ले सकते। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जो आर्मी टाइप की जो पुलिस फोर्स हैं, जैसे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये सीआईएसएफ एयरपोर्ट पे मिलेगी आपको, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये कमांडो टाइप होते हैं, आसाम राइफल्स, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच सीआईडी, अंडमान निकोबार द क्राइम ब्रांच सीआईडी, दादरा नगर हवेली एंड स्पेशल ब्रांच लक्षद्वीप पुलिस, और भी कुछ ऐसी एजेंसीज जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड, यानी पुलिस और पुलिस से रिलेटेड जो खुफिया विभाग है सर, इन सब को भी आरटीआई एक्ट से बाहर रखा गया है, इनको भी आरटीआई एक्ट में शामिल नहीं किया, इनसे भी आप कोई आरटीआई एक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। अब सर ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट में दो अथॉरिटी बना रखी। देखो इस एक्ट में अब जैसे पीआईओ है, पीआईओ ने मना कर दिया कि मैं तो इंफॉर्मेशन नहीं दूं, तो आप अपील कर दोगे। अपील किसके पास आएगी? अपीलेट अथॉरिटी, यानी जो भी इस पीआईओ का बॉस है उसके पास। और ये भी मना कर दे तो अब कहां जाए? तो एक इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया है, सूचना आयोग बोलते हैं इसको, इंफॉर्मेशन कमीशन। अब इंफॉर्मेशन कमीशन दो हैं अपनी इंडिया में, दो टाइप के इंफॉर्मेशन कमीशन। अब आप बोलोगे सर दो कौन से, तो ध्यान से सुनो। एक है सेंट्रल लेवल पर, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अब यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वहां पर ध्यान रखेगा। और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं तो वहां पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होगा। तो इंडिया में दो इंफॉर्मेशन कमीशन जो यहां पर हाईएस्ट अथॉरिटी है। यदि पीआईओ भी जवाब नहीं दे, पीआईओ का बॉस भी जवाब नहीं दे, तो लास्ट में ये लोग फाइनल फैसला लेंगे सर कि ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो या नहीं। तो बहुत पावरफुल अथॉरिटी है, आरटीआई एक्ट में सबसे पावरफुल अथॉरिटी है। जितने भी पीआईओ हैं इनके सुपरविजन में कहीं इनके सबऑर्डिनेट हैं वो सब। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं ये उनके लिए है, यानी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और जो स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके लिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होगा। तो अपन दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे, पहले सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और फिर उसके बाद में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश होगा, एक गजट में नोटिफिकेशन देकर के सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इस्टेब्लिश करेगी। सर इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा यानी मुख्य सूचना आयुक्त, और उसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, बट मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, यानी टोटल ये लगभग 10-11 लोगों की एक टीम होगी। एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और बाकी अदर उसके इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। सर यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, इस इंफॉर्मेशन कमीशन में इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ये सर ये देश के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटेड होंगे, लेकिन देश का राष्ट्रपति उन्हीं को अपॉइंट करेगा जिनका नाम रिकमेंड किया गया है एक कमेटी के द्वारा, यानी एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी जिन लोगों का नाम रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट साहब उसी को ही सीआईसी का मेंबर बनाएंगे। अब आप बोलोगे सर उस कमेटी में कौन कौन होंगे? कमेटी में 3 लोग होंगे, देश के प्रधानमंत्री जो कि इस कमेटी के चेयरमैन होंगे, एक अपोजिशन के लीडर, लोकसभा में जो भी भाई जिस भी पार्टी की अभी सरकार है तो उसका तो प्रधानमंत्री हो गया, तो विपक्ष जो है एक विपक्ष का लीडर, और अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, और एक कोई और मिनिस्टर जिसको खुद प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेगा। तो 3 लोगों की कमेटी होगी, और ये कमेटी जिसका नाम रिकमेंड करेगी उसी को ही यहां पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का और कमिश्नर बनाया जाएगा। तो अपॉइंट प्रेसिडेंट करेंगे
लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी। ये जो भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ये कौन लोग होंगे सर? ये वो लोग हैं जिनको साइंस का, लॉ का, टेक्नोलॉजी का, सोशल सर्विस का, मैनेजमेंट का एक अच्छा एक्सपीरियंस है सर। यानी कोई रिटायर्ड जज हो सकता है, कोई सीनियर एडवोकेट हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन जो जर्नलिस्ट रहा हो, ठीक है, कोई न्यूज चैनल में काम करता था, बिल्कुल बूढ़ा हो गया हो, ठीक है। तो ऐसे सीनियर और एथिकल लोगों को, जिन पर किसी टाइप का सर कोई केस मुकदमा पेंडिंग नहीं है, जो अच्छे और सच्चे और ईमानदार लोग हैं, उन्हीं को ही जनरली सीआईसी में इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाएगा। जो भी सीआईसी का कमिश्नर बनेगा वो कोई पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, वो पार्लियामेंट का मेंबर या किसी भी विधानसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं हो, और वो खुद भी कोई बिजनेस नहीं करता हो। रिटायर्ड पर्सन होना चाहिए सर, कोई काम नहीं करता हो, तो ऐसे पर्सन को उठा करके यहां बना देंगे। अब जितने भी कमीशन है उसकी पूरी पावर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास होगी, और बाकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर उसी के सुपरविजन में काम करेंगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा, इसके अदर ऑफिस देश के अलग अलग हिस्सों में हो सकते हैं। सीआईसी में जिस भी पर्सन को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया है वो 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ है, या जैसे उसकी एज 65 साल की हो जाएगी तो वो अपना ऑफिस वेकेट कर देगा। हाँ, रीअपॉइंट हो नहीं सकते सर, एक पर्सन को एक ही बार अपॉइंट किया जाएगा। इसको जो भी सैलरी मिलेगी तो वो इलेक्शन कमिश्नर के बराबर मिलेगी सर। जो इलेक्शन कमिश्नर को जो तनख्वाह मिलती है उतनी तनख्वाह इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मिलेगी, और ये तनख्वाह आप रिवाइज नहीं कर सकते। इस तरह से रिवाइज नहीं करेंगे कि वो इनके लिए डिसएडवांटेज हो, यानी ये रेम्यूनरेशन कम नहीं कर सकते, ज्यादा कर दो। 5 साल के लिए अपॉइंट किया है ना इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो उसकी सैलरी 5 साल में चाहो तो इंक्रीज कर दो, कम नहीं कर सकते। तो ये तो था आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ऐसी है एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेम एज इट इज, बस इतना ध्यान रखना है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करेगी, तो वहां पर इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, इसमें भी वही एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, बाकी अदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। इनको अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा, हर स्टेट में गवर्नर होता है, और इनका नाम रिकमेंड एक कमेटी करेगी। इस कमेटी में वही 3 लोग होंगे, चीफ मिनिस्टर, क्योंकि स्टेट में तो चीफ मिनिस्टर ही होता है, चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर और एक अपोजिशन का लीडर। ये लोग यहां पर जो नाम रिकमेंड करेंगे उन्हीं को गवर्नर साहब अपॉइंट करेंगे। क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट सेम वही है जो ऊपर आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पढ़ के आए हो। सैलरी भी उतनी ही मिलेगी जितना कि इलेक्शन कमिश्नर को मिलती है, तो बाकी पॉइंट कॉमन है सर। तो ये 2 इंफॉर्मेशन कमीशन है, इनको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, चाहे वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो चाहे फिर वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो। तो इन दोनों को पॉइंट को आप यहां तक अच्छी तरह से रीड आउट करो।